कभी मैं, कभी तुम। कहानी एक इंतहाई दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुकी है। आज हम रिव्यू करेंगे किस्त नंबर 19 और 20 का। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं। किस्त 18 के अंदर जो एक आंधी आई थी, उसके बाद के असरात हमें नज़र आए किस्त 19 के शुरुआत में। इस तरीके से उस सारे झगड़े के बाद अब हर एक बैठ के सोच रहा है, हर एक का क्या रिएक्शन है। शर्जीना अपनी जगह परेशान है कि मुस्तफ़ा अब दोबारा से नाराज़ हो जाएगा। मुस्तफ़ा को अपनी फ़िक्र है कि वो जो एक वादा करके लाया था कि वो उसकी हिफ़ाज़त करेगा, उसको वो पूरा करना है। दूसरी तरफ जो उस झगड़े में शर्जीना ने बातें कही थी अदील को, अदील के लिए वो अब ईगो का मसला बन चुका है कि वो सबके सामने जो बेइज़्ज़ती हुई, वो अपनी उस ख़िफ़्फ़त को मिटाने के लिए पहुँच जाते हैं जी नताशा के पास। और रुबाब जिसने वो सारी की सारी कहानी शुरू की थी, वो गुस्से में अपने घर पे पहुँचती है और वो जो एक चीख़म-धाड़ और चीज़ों का फेंकना और यू हैव टू पे फॉर इट। सो वो अब उस टेंशन के अंदर हैं कि अब मैंने इनको पे कैसे करवाना है, जो इन्होंने मेरी बेइज़्ज़ती की है, अब उसकी भरपाई कैसे होगी? बाकी सबके रिएक्शन तो अपनी जगह, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मायूस कुन चीज़ थी, वो इफ्तिख़ार साहब और उनकी बेगम की वो जो एक गुफ्तगू थी, जिसमें इफ्तिख़ार साहब कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि कौन ठीक है और कौन गलत है, लेकिन ये मसला नहीं होना चाहिए। वालिद होने के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि कौन गलत है और कौन ठीक है। और अपनी ज़िंदगी में ही अगर आप चीज़ों को इस तरीके से छोड़ेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपके जाने के बाद आपकी औलाद कभी भी साथ रह पाएगी? और वो बेगम जो है, वो बड़े आराम से बैठ के शर्जीना जैसी लड़कियों का आपको नहीं पता, मैंने कभी आपको बताया नहीं आपकी आपकी तबीयत की वजह से और ये तो आपके सामने सलाम करती है और बाअदब रहती है और उस वक़्त देखना था कि क्या कुछ कर रही थी। सो वो अपने सारी कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। सो बिलाखिर रुबाब तय करती है कि अब उसने इंतकाम लेना है और उस इंतकाम को लेने के लिए वो एक पूरा प्लान बना के घर वापस आ गई हैं और बहुत ही अच्छी बन के आंटी को कहती हैं कि सॉरी आंटी, मैं तो आपको बताना भूल गई और घर का माहौल अच्छा नहीं था और शायद मुझसे गलती हुई। और आंटी वहाँ पर बैठ के, नहीं, तुम्हें तो सॉरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। सो उसको वो जो बूस्ट मिलना चाहिए उसकी ईगो का, वो उसको आंटी दे रही हैं कि तुम ठीक हो। और उसको भी ये पता चल गया है कि अगर अब मैं इससे भी कोई बड़ा हंगामा करूँगी, तो ये लोग मेरे खिलाफ खड़े नहीं होंगे। सो अब उसके लिए आसान है उस इंतकाम का लेना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुस्तफ़ा उस सारे झगड़े के बाद उन बातों को याद कर रहा है जो उसके भाई ने कहीं, जो उसकी माँ ने कहीं, जो उसके वालिद साहब ने कहीं। और दोबारा से वो चीज़ उसको तकलीफ़ दे रही है कि ये मेरे घर वाले हैं और ये मेरे बारे में किस तरीके से सोच रहे हैं और ये कि अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं एक इंतहाई अहम सीन जिसमें शर्जीना जब अगली सुबह उठ के आती है और नाश्ता बनाने लगती है, तो वो जो आंटी उसको कहती हैं कि रुबाब इस घर में ये जो अय्याशी हो रही है, ये सब उसी के दम से है। और शर्जीना को वो पुराना एक सीन याद आता है जिसमें आंटी ने कहा था कि हमारे यहाँ बहुओं की कमाई खाने की आदत नहीं है। तो वो दोगलेपन को इंतहाई इंटेलिजेंटली हाईलाइट किया गया है कि किस तरीके से हमारे बुजुर्ग भी अपनी मर्जी से चीज़ों को अपने हक में या खिलाफ जैसे चाहे इस्तेमाल करते हैं। लड़ाई के बाद जो एक अंकल अपनी तरफ से कोशिश करते हैं सुलह करवाने की, वो भी एक अहम सीन था कि वालदैन इस वक़्त सिर्फ़ इस चीज़ में मसरूफ़ हैं कि दोनों भाई अलहदा ना हों और बस गिले-शिकवे मिटा के और गले मिल लो। मैं नहीं जानना चाहता कि कौन सही और कौन गलत है। और उसके अंदर इफ्तिख़ार अहमद साहब ये नहीं देख रहे कि उनके बड़े बेटे का जो अंदाज़ है वो कैसा है। छोटा बेटा क्या कहना चाह रहा है, वो सच सुनना नहीं चाहते, वो चीज़ों को रिज़ॉल्व नहीं करना चाहते। सो जब वो गले भी मिलते हैं तो जो अंदाज़ होता है अदील का, वो वालिदैन अगर अक्लमंद होते तो उनको बताने के लिए काफ़ी था कि वो ये रिज़ॉल्व नहीं कर रहा, वो सिर्फ़ उनकी बात मान के बज़ाहिर उन पे एक एहसान कर रहा है। फिर रुबाब जो एक पूरी प्लानिंग करती है, गाड़ी के लिए वो पैसे लेकर आती है, सबके सामने वो 35 लाख रुपए आंटी को देती है और रखवाती है। और जब आंटी कहती हैं कि बेटा तुम साथ आके रख दो, तो वो कहती है कि नहीं, नहीं आंटी, मुझे आप पे एतबार है, आप रख दें। और फिर हमने देखा कि नेक्स्ट सीन के अंदर जब मुस्तफ़ा और शर्जीना घर से चले जाते हैं और आंटी नाश्ता बना रही होती हैं और अंकल शावर ले रहे होते हैं, वो जाती है कमरे में।
अलमारी में से वो सारा का सारा ढूँढ के पैसे वहाँ से गायब करती है और शर्जीना और मुस्तफ़ा के कमरे में मैट्रेस के नीचे छुपाती है। और जब अगले दिन उनके यहाँ उनकी बहन और बहनोई आते हैं, तो सब बैठ के गपशप कर रहे होते हैं और वो लेट आती है रुबाब और आके कहती है, आंटी मेरे दोस्त आए हुए हैं, कुछ देर में आने वाले हैं, तो आप पैसे निकाल दें। और जब आंटी जाके ढूँढती हैं तो यकीनन वहाँ पे पैसे मौजूद नहीं होते। सीन था जिसमें रुबाब कि आप लोगों को पैसे तो देने पड़ेंगे, वो मेरा आपके लिए गिफ्ट था और ये कैसे हो सकता है, ये इतनी बड़ी रकम। और फिर वो जो तलाशी शुरू होती है और फिर पहले ज़ुबैदा के कमरे की तलाशी, और जिस तरीके से चीज़ें फेंकी जा रही हैं और जिस तरीके से फ़ील करवाया जा रहा है, मुझे लगता है वो कहीं न कहीं सिर्फ़ शर्जीना और मुस्तफ़ा नहीं बल्कि इस घर के हर एक इंसान के साथ चिढ़ी बैठी है और उनको उनकी औकात याद दिलाने के लिए वो फ़ौरन से जिस तरीके से गुस्से में आके एक वो उनके साथ रवैया रखे हुए है, उसमें आंटी भी बहुत आराम से, मतलब उनकी बेटी उनको आंखें दिखा रही हैं कि ये सब क्या कर रही है और वो बस हाथ इधर-उधर करके उसके पीछे जा रही हैं। सो वो पूरी तरह से जब इधर-उधर कुछ नहीं मिलता तो फिर वो कहती है कि मैं तो अब इनके कमरे की तलाशी लूँगी। और वहाँ पे मुस्तफ़ा का स्टैंड लेना कि हर जगह की तलाशी हो कर लें आप, लेकिन मेरे कमरे की तलाशी नहीं होगी। और वो फ़ौरन कहती है कि इससे तो लग रहा है कि तुमने कुछ किया है। और फिर जब शर्जीना उसको कहती है कि जाके आप तलाशी लें, और वो जो सीन था जिसके अंदर अदील और रुबाब उनके कमरे में जाते हैं और जिस तरीके से सिर्फ तलाशी नहीं ली जा रही होती, जिस तरह से चीज़ें वो अदील मुस्तफ़ा की चीज़ें फेंक रहा है, रुबाब अलमारी से निकाल के शर्जीना की चीज़ें फेंक रही है, उसके अंदर जो नफ़रत नज़र आती है वो बहुत वाज़ेह थी। हमने देखा कि वो सारा ढूँढ के एग्ज़ैक्टली वो फ़ौरन से उस जगह पे नहीं पहले ढूँढती, बल्कि आखिर में वो जब जाके मैट्रेस उठाने को कहती है और वहाँ से पैसे निकलते हैं और वो बाहर पहले शर्जीना से पूछती है कि ये क्या है, और वो खुद सरप्राइज्ड होती है। और फिर वो बाहर आके जो अंकल के सामने मुस्तफ़ा, और वो किसी भी अक्लमंद इंसान के लिए वो समझना बहुत आसान था कि वो जो सारा का सारा ईगो का इशू था, कि जो शर्जीना ने उसकी ईगो को ठेस पहुँचाई थी कि अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी में से पैसा निकाल दिया जाए तो तुम्हें खोखली शख्सियत हो, उसका बदला। और जो मुस्तफ़ा ने पिछली किस्त के अंदर उसको कहा था कि शर्जीना की बेइज्जती कोई नहीं कर सकता, उस चीज़ का बदला लेने की वो जो चीज़ थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो कहती है कि अगर ये मुझसे माफ़ी माँग ले तो मैं पुलिस को कॉल नहीं करूँगी, वरना मैं पुलिस को बुलाऊँगी। यहाँ पे एक और चीज़ के वालिदैन या शरीफ इंसान, जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर, कि शरीफ इंसान को इतना कमज़ोर दिखाया जाता है कि उनको लगता है कि अगर ये माफ़ी नहीं मांगेगा तो ये वाकई पुलिस को बुला लेगी और मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। सो वो बिल्कुल ये जांचने की कोशिश नहीं करते कि क्या वाकई मुस्तफ़ा ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता। वो फ़ौरन से उसको कहते हैं कि माफ़ी मांगो, और जब वो कहता है कि किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ, तो अंकल फ़ौरन से उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाते हैं। और वो चीज़ उसको बताने के लिए काफ़ी थी कि अब इस घर में रह के वो सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ़ौरन से अंकल कहते हैं कि या तो आप माफ़ी माँगो या तुम यहाँ से चले जाओ, और वो जाने को तरजीह देता है। और वो सामान पैक करता है। और सबसे अच्छी चीज़ शर्जीना और मुस्तफ़ा की, कि जब वो शर्जीना से कहता है कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकता, तुम यहाँ रहोगी या साथ चलोगी, और वो कहती है कि जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं जाऊँगी। सो मियाँ बीवी का रिश्ता जो कि कुछ अरसे पहले बना है और वो कोई मोहब्बत से नहीं बना था बल्कि अचानक बना था। उस बीवी को मालूम है कि मेरा शौहर ये नहीं कर सकता, लेकिन हैरत की बात है कि वो माँ-बाप जिन्होंने उसको बचपन से पाला है, उनको एक लम्हे के लिए भी ये नहीं लगा कि ये ऐसा नहीं कर सकता। और वो फ़ौरन से जो है वो आंटी कह रही हैं कि ये तुमने क्या किया मुस्तफ़ा। और सबसे बड़ी बात अदील, अदील तुम पहले तो निकम्मे थे, नाकारा थे, अब तुम चोर भी हो गए हो। और ये कह कौन रहा है? अदील साहब, वो जो खुद बीवी की कंपनी में हेरा-फेरी कर रहे हैं। जो एक दिखाया गया है कि किस कदर दोगलापन है इंसानों के अंदर, कि जिसकी जो बुराई है सामने थोड़ी बहुत, वो उसके ऊपर सारे बातें कर लेते हैं, और जो खुद उससे बड़े-बड़े काम कर रहे होते हैं वो छुपा जाते हैं। और वो सारा कुछ इस तरह से ख़त्म होता है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना सामान बाँधते हैं। बहन एक वो वाहिद इंसान है इनके घर में जिसमें थोड़ी बहुत कोई एहसास बाकी है, वो उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डेफ़िनेटली उनका फ़ैसला इस सारे हालात के अंदर बिल्कुल दुरुस्त है। सो कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। अगली एपिसोड के प्रोमो से हमें पता चलता है कि शर्जीना को बज़ाहिर समझ आ चुकी है कि ये सब रुबाब ने क्यों किया, अपनी बेइज़्ज़ती का बदला लेने के लिए किया। और दूसरी तरफ एक अहम चीज़ कि अदील को भी अंदाज़ा है
कि रुबाब ने ये जो सब हंगामा किया, उसके पीछे वजह ये नहीं थी कि ये वाक़ई चोरी थी, बल्कि उसने ये प्लान करके किया। और रुबाब भी उसको ये कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा भी कोई पुराना हिसाब था जो तुमने बराबर करना था, कि तुमने मेरा साथ दिया उस चीज़ के अंदर। सो अदील को अपनी उस बेइज़्ज़ती का बदला उतारना था जो शर्जीना ने की थी, और रुबाब को भी उसी बेइज़्ज़ती का बदला उतारना था जो मुस्तफ़ा के हाथों उसने महसूस किया, जो शर्जीना ने उसको कहा। सो अब अगली किस्त में देखते हैं कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब उन लोगों के जाने के बाद इन लोगों के इस घर में रहने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। इन लोगों को लगेगा कि अब किसको दिखाएँ, किसको चिढ़ाएँ, और अब तो जो एक वो चूहे-बिल्ली का खेल था वो भी ख़त्म हो गया। सो ये लोग वापस अपने घर जाएँगे और शायद अंकल-आंटी को भी साथ लेके जाएँगे, और फिर वहाँ से एक नया फ़ेज़ शुरू होगा कि जिसमें आंटी को और अंकल को इन लोगों की हकीकत पता चलेगी, और फिर फर्दर रुबाब की सामने अदील की हकीकत आएगी, और फिर वो उसका गुस्सा किस तरीके से इन पे निकाल के इन लोगों को ज़लील करके निकालती है। तो ड्रामा दिन ब दिन इंतहाई दिलचस्प होता जा रहा है। देखिए आगे क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते की एक साथ के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।